नमस्कार विद्यार्थियों। आज बात करेंगे संप्रभुता या प्रभुसत्ता के बारे में। संप्रभुता या प्रभुसत्ता क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। इसको देखने से पहले हम बात करेंगे कि जो राज्य के आवश्यक तत्व हैं, 4 तत्व हैं, उसमें जो अंतिम तत्व है, जो चौथा तत्व है, वो क्या है? संप्रभुता है। इससे देखने से पहले एक शब्द है जो लैटिन भाषा का है, जिसको हम कहते हैं सावेर्निटी। ठीक है, ये शब्द है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, सुपर प्लस एनएस। सुपर प्लस एनएस। देखिए, प्रभुसत्ता जो है वो लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा? लैटिन। लैटिन भाषा के सावेर्निटी शब्द से लिया गया है और इसका जो मीनिंग है यूनानी भाषा में, तो वहां पे क्या है? सुपर प्लस एनएस। इसका अर्थ होता है आपका सर्वोच्च शक्ति। सर्वोच्च शक्ति, इसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। संप्रभुता, प्रभुसत्ता अर्थात क्या है? राज्य के अंतर्गत सर्वोच्च शक्ति है। संप्रभुता, जब हम बात करते हैं राज्य के आवश्यक तत्वों के बारे में, तो जो आपके तत्व हैं, एक तो उसका क्षेत्र, जनसंख्या और शासन, और चौथा है प्रभुसत्ता। ये आप लोगों को पता होगा। जो ये प्रभुसत्ता शब्द है, ये आधुनिक राजनीति की बहुत बड़ी देन है। संप्रभुता या प्रभुसत्ता आधुनिक, जो आपका क्या है, आधुनिक राजनीति है, इसकी सर्वोच्च प्रायोरिटी है और बहुत बड़ी देन भी है राजनीति को, ये संप्रभुता। देखिए, जो राज्य का पहला तत्व है वो है आपका क्या? क्षेत्र, जिसको आप कह सकते हैं, और दूसरा है जनसंख्या, और तीसरा है शासन, और चौथा है आपका प्रभुसत्ता। देखिए, जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो ये संप्रभुता शब्द है, अगर ये तीनों हैं भी, तो यही एक संप्रभुता है जो राज्य को अन्य संस्थाओं से अलग करती है। याद रखेंगे कि संप्रभुता ऐसा शब्द है जो राज्य को, क्योंकि ये किसके तत्व हैं? राज्य के, राज्य के तत्व हैं। ठीक है, राज्य के तत्व हैं, 4 तत्व हैं, दो ये संप्रभुता इसमें है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चीजें तो आपको और जगह भी मिल जाएंगी, लेकिन ये जो संप्रभुता है ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसको आधुनिक राजनीति की सबसे बड़ी देन माना जाता है, ये आप ध्यान देंगे। ठीक, प्रभुसत्ता जो शब्द है वो कहां से लिया गया है? सॉवरेनिटी से लिया गया है। और ये पिछले साल जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई थी 2017 लास्ट में या 18 फर्स्ट में जो पेपर हुआ था राजनीति विज्ञान का, तो वहां पर यह प्रश्न पूछा जा चुका है, प्रभुसत्ता शब्द कहां से लिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि प्रभुसत्ता शब्द कहां से लिया गया है। अब ये जो ये प्रभुसत्ता शब्द है, ये सबसे पहले इसको प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति थे, उनका नाम था जीन बोंदा। उनका नाम था जीन, या ज्या बोंदा भी कहते हैं कहीं पे, ये भी लिखा होगा ज्या बोंदा या जीन बोंदा। बोंदा, इन्होंने संप्रभुता शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया था। सर्वप्रथम प्रयोग किया था, सर्वप्रथम प्रयोग किया था इन्होंने। इसको आप ध्यान देंगे, जीन बोंदा ने सर्वप्रथम प्रभुसत्ता शब्द प्रयोग किया था। इनकी एक किताब है द रिपब्लिका।
द रिपब्लिका। ये सब, ये इनकी एक बुक है द रिपब्लिका। आप इसको याद रखेंगे। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूज होते हैं। इसमें दो बुक है रिपब्लिक करके, एक रिपब्लिक जो बुक है वो प्लेटो द्वारा लिखी गई है, वो रिपब्लिक है, याद रखना, ये है द रिपब्लिका, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है। आप जीन बोंदा ने इसको सर्वप्रथम प्रयोग किया। जीन बोंदा किसको? प्रभुसत्ता या संप्रभुता। ये शब्द किसकी देन है? आपकी जीन बोंदा की। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि सर्वप्रथम प्रभुसत्ता का प्रयोग करने वाला, ये सबसे बड़ी देन है जीन बोंदा की राजनीति विज्ञान को या राजनीतिक दर्शन को। ठीक। अब इन्होंने कुछ परिभाषाएं भी दी हैं, ठीक, उसकी बात करते हैं। जीन बोंदा की परिभाषा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जीन बोंदा ही ने ही सबसे पहले कौन सा शब्द दिया था? संप्रभुता। तो जीन बोंदा कहते हैं, बोंदा की जो संप्रभुता है, संप्रभुता राज्य के अंदर सर्वोच्च शक्ति है। राज्य के अंदर सर्वोच्च शक्ति है। राज्य के अंदर सर्वोच्च शक्ति है। ठीक है। राज्य के अंदर सर्वोच्च शक्ति है जो क्या करती है? वहां पर शासन करती है, इसके ऊपर कोई भी शक्ति नहीं है। ये कहा है आपका जीन बोंदा ने, याद रखेंगे। अब बात करते हैं कि जो संप्रभुता होती है वो कितने प्रकार की होती है। संप्रभुता के प्रकारों के बारे में बात करते हैं। मुख्य रूप से हम संप्रभुता को दो प्रकार के मानते हैं। एक, संप्रभुता के प्रकार। जब प्रकार की बात करेंगे तो दो प्रकार की बात आएगी। एक आएगी आपकी कौन सी? आंतरिक प्रभुसत्ता या आंतरिक संप्रभुता। कई बार इसका शब्द ऐसे भी प्रयोग किया जाता है, प्रभुसत्ता। ठीक है, शब्द दोनों एक ही हैं, ये संप्रभुता या प्रभुसत्ता। तो एक है आपकी इसमें आंतरिक, आंतरिक, और दूसरा है बाह्य प्रभुसत्ता, और दूसरा बाह्य प्रभुसत्ता। दो प्रकार की प्रभुसत्ताएं हैं, आंतरिक प्रभुसत्ता और बाह्य प्रभुसत्ता। अब देखिए आंतरिक प्रभुसत्ता क्या होती है? आंतरिक प्रभुसत्ता आपके राज्य के अंतर्गत, किसी राज्य के अंतर्गत या किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत जब आप सर्वोच्च शक्ति होते हैं, आप कानूनों का निर्माण करते हैं, वहां पर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं आपका आंतरिक प्रभुसत्ता। ठीक है। क्या करेंगे आंतरिक प्रभुसत्ता के अंतर्गत? आंतरिक प्रभुसत्ता, इसके अंदर हम क्या कहेंगे कि किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत, किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत कोई एक फिक्स एरिया होगा। ठीक, यानी कि एक देश की बात कर सकते हैं हम, कोई राज्य है, कोई देश है। ठीक है, राज्य। ठीक, तो इसके अंतर्गत जब हम क्या हैं? सर्वोच्च शक्ति हैं, हम निर्णय ले सकते हैं, तो ऐसी प्रभुसत्ता को क्या बोलते हैं हम? आंतरिक प्रभुसत्ता। ध्यान देना, किसी देश विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में, किसी राज्य विशेष में जब हम निर्णय लेने में क्या है? समर्थ हैं, हम वहां कानूनों का निर्माण कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? आपका आंतरिक प्रभुसत्ता या आंतरिक प्रभुसत्ता या संप्रभुता। ये दोनों एक ही शब्द हो गए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? संप्रभुता, संप्रभुता, संप्रभुता या प्रभुसत्ता। ठीक है, आंतरिक प्रभुसत्ता या आंतरिक संप्रभुता या आंतरिक
प्रभुसत्ता, दोनों शब्द एक ही हैं, आप इसकी बात कर सकते हैं। दूसरा इसमें है बाह्य प्रभुसत्ता या बाह्य क्या, बाह्य प्रभुसत्ता। बाह्य प्रभुसत्ता क्या होती है? बाह्य प्रभुसत्ता, बाह्य प्रभुसत्ता। देखिए बाह्य प्रभुसत्ता क्या होती है कि कोई देश है, अगर वह देश अपने से बाहर, यानी कि अपने क्षेत्र विशेष से बाहर, जिसको हम क्या कहते हैं आपका अंतर्राष्ट्रीय जगत, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या करता है, अगर वह फैसला ले सकता है, किसी देश विशेष से संधि कर सकता है, समझौते कर सकता है, समझौते कर सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बाह्य प्रभुसत्ता। यानी कि अपने देश के बाहर जितने भी देश हैं पूरी विश्व व्यवस्था में, उनके साथ अगर वो क्या कर सकता है, स्वतंत्र होकर क्या ले सकता है, निर्णय ले सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, बाह्य प्रभुसत्ता। तो दो प्रकार की प्रभुसत्ता है, एक आंतरिक प्रभुसत्ता, एक बाह्य प्रभुसत्ता। ठीक है, याद रखेंगे आप कि एक बाह्य प्रभुसत्ता, एक आंतरिक प्रभुसत्ता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ आयाम भी हैं इसके, कई बार ये आयाम पूछे जाते हैं। पहला प्रभुसत्ता के आयाम, प्रभुसत्ता के आयाम, प्रभुसत्ता के आयाम, ठीक। पहला है, इसमें पहली आयाम है नाम मात्र, नाम मात्र और वास्तविक। पहले नाम मात्र की प्रभुसत्ता बात कर लेते हैं, ठीक है, नाम मात्र। दूसरा हम लिख लेते हैं इसमें वास्तविक, वास्तविक संप्रभुता। तीसरी हम बात कर लेते हैं आपका इसमें कानूनी या वैधानिक प्रभुसत्ता, वैधानिक प्रभुसत्ता। चौथी हम बात करेंगे राजनीतिक प्रभुसत्ता, राजनीतिक नाम मात्र की प्रभुसत्ता। नाम मात्र की प्रभुसत्ता, वास्तविक प्रभुसत्ता, वैधानिक प्रभुसत्ता, राजनीतिक प्रभुसत्ता। एक और है जिसको हम बोलते हैं डी ज्यूरे, या इसी के बाद आता है एक डी फैक्टो। इसी को आगे और करके लिख देता हूं, और डी फैक्टो, फैक्टो, डी ज्यूरे और डी फैक्टो, याद रखेंगे इसको। देखिए जो नाम मात्र की प्रभुसत्ता है, जैसे भारत का राष्ट्रपति कौन है, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। इंग्लैंड के राजा। देखिए ये क्या है, भारतीय जो प्रभुसत्ता है, संप्रभुता भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। यानी कि अगर आप इंग्लैंड के राजा को देखेंगे, हालांकि भारत में तो जनता में निहित होती है, लेकिन इंग्लैंड के राजा की बात करेंगे तो इंग्लैंड के राजा, इसको हम भारत के राष्ट्रपति नहीं लिखते हैं, इंग्लैंड का जब हम राजा की बात करते हैं, इस राजा की बात, तो ये राजा क्या है आपका, ये क्या है, इसके नाम से क्या चलती है, संप्रभुता चलती है, प्रभुसत्ता चलती है। लेकिन वहां का जो प्रधानमंत्री है, वास्तविक रूप से उसको प्रयोग कौन करता है, वो क्या है, वास्तविक प्रभुसत्ता है, वहां का प्रधानमंत्री उसका प्रयोग करता है। तो उसको क्या कहते हैं हम, वास्तविक प्रभुसत्ता या वास्तविक संप्रभुता बोलते हैं। नाम मात्र की प्रभुसत्ता जिसके नाम से होती है, ठीक है, तो उसको नाम मात्र की बोलेंगे, और वास्तविक प्रभुसत्ता उसको बोलेंगे जो क्या होगा आपका, जो उसका प्रयोग करेगा, तो उसको बोलते हैं आपका वास्तविक प्रभुसत्ता। नाम मात्र की प्रभुसत्ता जिसके नाम से
नियम कानून ये चीजें बनाई जा रही हैं वो नाम मात्र की, वास्तविक रूप से उसको कहेंगे जो उसका क्या करता है, प्रयोग करता है। हाँ, भारतीय संदर्भ में भी कह सकते हैं अब राष्ट्रपति जो है नाम मात्र की, और वो क्या है, प्रधानमंत्री क्या है, वास्तविक है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नाम मात्र और वास्तविक प्रभुसत्ता। तीसरी जो प्रभुसत्ता है आपकी वो है वैधानिक प्रभुसत्ता। देखिए वैधानिक प्रभुसत्ता क्या होती है, वो कानूनों का निर्माण करती है। वैधानिक प्रभुसत्ता कानूनों का निर्माण करती है, यानी कि वो अपने आप में क्या है, सर्वोच्च है। वैधानिक प्रभुसत्ता को क्या कहा जाता है कि वो अपने आप में क्या है, सर्वोच्च प्रभुसत्ता है या संप्रभुता है। वैधानिक जो ब्रिटेन की संसद है, ब्रिटेन की संसद, ब्रिटेन की संसद, डाइसी तो इसके बारे में बोलते हैं कि इतनी शक्तिशाली है ब्रिटेन की संसद, ये मर्द को स्त्री यानी कि पुरुष को महिला और महिला को पुरुष बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है, इतनी शक्तिशाली ये कहते हैं। तो इतनी इतनी ये संप्रभुता जो है इसके पास इतनी पावरफुल है कि वो सब कानूनों का क्या कर सकती है, निर्माण कर सकती है। नाम मात्र की प्रभुसत्ता समझ में आया होगा आप लोगों के, और वास्तविक प्रभुसत्ता और वैधानिक प्रभुसत्ता जो कानूनों का निर्माण कर सकती है उसको बोलते हैं वैधानिक रूप से वो क्या है, संप्रभुता है, प्रभुसत्ता है। वैसे जो वैधानिक प्रभुसत्ता है, एक क्वेश्चन में पूछा गया था, इसको आप ध्यान दीजिए कि जो वैधानिक प्रभुसत्ता है वो किसके द्वारा दी जाती है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखना ये संविधान के द्वारा आपको क्या होता है, दी जाती है। ठीक है, संविधान के द्वारा आपको क्या दी जाती है, वैधानिक प्रभुसत्ता दी जाती है, याद रखना। ठीक है, वैधानिक प्रभुसत्ता का जो स्रोत होता है वो क्या होता है, संविधान होता है, क्योंकि किसी भी देश में संविधान द्वारा ही क्या किया जाता है, कानूनों का निर्माण किया जाता है। जैसा संविधान होगा कानूनों का निर्माण भी उसी के अनुसार होगा, तो उसको बोलते हैं वैधानिक प्रभुसत्ता या संप्रभुता। अब बात आती है कि राजनीतिक प्रभुसत्ता क्या है, राजनीतिक संप्रभुता क्या है। देखिए राजनीतिक संप्रभुता जो ये वर्तमान में आपका लोकतंत्रात्मक शासन है, वर्तमान में क्या है आपका, लोकतंत्रात्मक शासन है, लोकतंत्र है। ठीक है, वर्तमान में लोकतंत्र है आपका, लोकतंत्र है। तो ये जो ये लोकतंत्र है आपका, जहां जहां लोकतंत्र है वहां वहां पर आपको राजनीतिक प्रभुसत्ता आपकी क्या है, पाई जाती है, जिसको आप संविधानवाद भी बोलते हैं। जो किस पर दबाव डालता है, वैधानिक प्रभुसत्ता को क्या करता है, सीमित करता है कि ऐसे कानून ना बनाए जाएं जिससे क्या होता है आपका कि वहां के जो जनहित के मामले हैं, जो लोकहित के मामले हैं वो प्रभावित ना हो। ये कहां पे देखा जाता है, राजनीतिक प्रभुसत्ता में। राजनीतिक प्रभुसत्ता जो निवास करती है वो वहां की जनता में निवास करती है, क्योंकि जनता ही विरोध करती है। अभी आप देख रहे होंगे जो किसान आंदोलन है अपने क्या है, चरम पर है। तो किसान आंदोलन के कारण ही वहां पे क्या हो रहा है, अभी ये राजनीतिक प्रभुसत्ता है, तभी वो क्या कर पा रहे हैं, वहां पे विरोध कर पा रहे हैं। वो विरोध किसका कर रहे हैं, वैधानिक प्रभुसत्ता का विरोध कर रहे हैं। देखिए जो आपका प्रभुसत्ता है, ये वैधानिक प्रभुसत्ता, वो सरकार ने क्या है, सरकार के पास वैधानिक प्रभुसत्ता है, किसने दी, संविधान ने दी। संविधान ने कहा है भैया कि आपका क्या है, जो संविधान है वैधानिक प्रभुसत्ता के लिए, तो उन्होंने कहा है कि जो वैधानिक प्रभुसत्ता है उसके अंतर्गत सरकार क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। तो वैधानिक जो प्रभुसत्ता है इसके अंतर्गत उन्होंने कानून बनाया। कानून बनाया, कौन सा कानून बनाया, किसान कानून बनाया, जो अभी किसान बिल आपका देख रहे होंगे आप, जो किसानों के ऊपर बना है। लेकिन किसानों को लगा, जनता को लगा कि ये किसानों के हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, अपने राजनीतिक प्रभुसत्ता का प्रयोग किया और जनता ने उसको क्या किया, उसका विरोध कर रही है। आप देख रहे होंगे दिल्ली पे बहुत ज्यादा अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है। वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि उनके पास क्या है, आपका राजनीतिक प्रभुसत्ता है। ठीक है, नाम मात्र की प्रभुसत्ता, वास्तविक प्रभुसत्ता, वैधानिक प्रभुसत्ता, ठीक है, और आपका राजनीतिक प्रभुसत्ता, ये 4 प्रकार की हो गई। और पांचवा जो आयाम है इसका वो है आपका डी ज्यूरे और डी फैक्टो। डी ज्यूरे और डी फैक्टो, इस पर बात करेंगे। पांचवा और अंतिम, ये पूछा जाता है कई बार
डी ज्यूरे क्या है, डी फैक्टो क्या है? ड्यू ज्यूरे और डी फैक्टो। देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे कई बार क्या होता है, कोई प्रश्न जो है आपका हो सकता है इसका हिंदी अनुवाद कुछ किया हो और हिंदी अनुवाद में वो आपको समझ में ना आ रहा हो, तो उसका बगल में एक इंग्लिश वर्जन भी दिया जाता है, तो आप उसमें देख लेना कि डी ज्यूरे और डी फैक्टो। कई बार पूछा गया है ये प्रश्न कि डी ज्यूरे और डी फैक्टो क्या होता है करके। देखिए डी ज्यूरे क्या होता है ना, डी ज्यूरे के अनुसार कि कानून बनाने का अधिकार संविधान द्वारा जिसको प्राप्त होता है उसको डी ज्यूरे कहते हैं। ठीक है, कहां से प्राप्त होगा कानून बनाने का अधिकार? संविधान द्वारा। ठीक है, लेकिन याद रखना है यहां पे ड्यू ज्यूरे मैंने क्या कहा, डी ज्यूरे कहा कि उसको संविधान द्वारा क्या होता है, कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। तो कौन सी प्रभु सत्ता होगी हमारी? हमने कहा जो हमारी वैधानिक प्रभु सत्ता है वो है, लेकिन ये कानून बनाती नहीं है, इसलिए इसको तो क्या कह रहे हैं, डी ज्यूरे कहते हैं। डी फैक्टो क्या करता है, यानी कि अगर इसका अधिकार छीन के कोई संस्था ले ले और वो खुद क्या बनाने लगे, कानून बनाने लगे, तो उसको बोला जाता है डी फैक्टो। वो क्या बनाने लगे, इसका अधिकार लेके ये कानून बनाए। कोई और संस्था, अन्य संस्था अगर क्या बनाती है, आपका अन्य संस्था क्या बनाती है, कानून बनाती है, तो उसको बोला जाता है डी फैक्टो। कई बार प्रश्न पूछा गया है ये वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रश्न है, आपका पूछा जाएगा और पूछा भी गया है। बहुत सारे पेपरों में आप देखेंगे डी ज्यूरे और डी फैक्टो आपको कहीं पर भी मिलेगा ये। तो हालांकि उसका हिंदी अर्थ कुछ उन्होंने लगाया होगा अपने हिसाब से, आप इसी को देखिए, ये शब्द ही पूछा जाता है वैसे डी ज्यूरे। अगर शब्द कोई लिखा भी होगा तो ब्रैकेट में आपको डी ज्यूरे और डी फैक्टो दिया होगा। तो याद रखिएगा डी ज्यूरे का मतलब है संविधान द्वारा प्रदत्त उनको क्या है, प्रभुसत्ता है कि भैया आप क्या कानूनों का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। लेकिन डी फैक्टो क्या कहता है कि जो अन्य संस्था है वो क्या है, इस पे क्या कर देती है, अब उसका अधिकार छीन लेती है। अब आप कहेंगे कि अधिकार कैसे छीन लेती है, तो बहुत बार क्या होता है, तख्ता पलट हो जाता है। तख्ता पलट क्या होता है कि कोई चुनी हुई सरकार है, कोई सरकार, कोई संस्था आती है, जैसे आर्मी होती है, कब्जा कर लेती है शासन के ऊपर, तो कानूनों का निर्माण वो करने लग जाती है। पाकिस्तान में इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जब नवाज शरीफ की सरकार थी तो उसको क्या कर दिया गया था, अबदस्त कर दिया गया था। अबदस्त कैसे कर दिया गया था, उसको हटा दिया गया था, या सेना ने, जो मुशर्रफ थे उस समय, वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी रहे बाद में, तो उन्होंने क्या कर लिया था, नवाज शरीफ को वहां से हटा दिया था। और नवाज शरीफ को हटाने के बाद क्या किया था, अपना वहां पे कब्जा कर लिया था शासन पे। यानी कि संवैधानिक दृष्टि से तो देखें तो नवाज शरीफ की जो सरकार थी उसको क्या था, कानून बनाने का अधिकार था, यानी कि संप्रभुता या प्रभुसत्ता जो थी वो किसके पास थी, नवाज शरीफ सरकार के पास थी। लेकिन कानूनों का निर्माण कौन कर रहा था, आपके मुशर्रफ सरकार जो है, या मुशर्रफ जो है वो क्या करते थे, कानूनों का निर्माण करते थे। तो यहां पे डी ज्यूरे कौन हुई, वो हुई आपकी किसकी सरकार, नवाज शरीफ की। ठीक है, जो वहां पे नवाज शरीफ थे उस समय। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा तो वहां पे तख्ता पलट हुआ था पाकिस्तान में, और जो वहां पे डी फैक्टो हुआ वो कौन हुए, वो हुए आपके मुशर्रफ। ठीक है, इसको ध्यान देंगे, डी ज्यूरे और डी फैक्टो, ये दोनों आप क्या करेंगे, दिमाग में रखेंगे कि ये क्या है, डी फैक्टो और डी ज्यूरे। कई बार प्रश्न पूछा गया है इसलिए इसको बताया गया है। अब बात करते हैं जो आपकी प्रभुसत्ता है, प्रभुसत्ता के क्या लक्षण होते हैं, संप्रभुता के क्या लक्षण होते हैं। संप्रभुता के लक्षण, ठीक है। सबसे पहले जो लक्षण है इनका वो है निरंकुशता। निरंकुशता, देखिए जो संप्रभुता होती है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं होता है। अंकुश का मतलब यह है कि अगर कोई बाहर से कोई शक्ति उसको क्या कर रही है,
उस पर दबाव डाल रही है तो वो क्या है, हम नहीं कहेंगे कि फिर ये क्या है, संप्रभु है, क्योंकि वो दूसरे के दबाव में क्या कर रही है, काम कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, संप्रभु नहीं है। देखिए क्या होता है ना, जैसे इससे पहले भी आपने शब्द सुने होंगे कि एक शब्द आता था राज्य और दूसरा आता था प्रांत। ठीक है, ये प्रांत शब्द जो है अब प्रयोग नहीं किया जाता है, अब क्या किया जाता है आपका, प्रांत, अब ये प्रयोग नहीं किया जाता है ये शब्द, इसकी जगह पे क्या किया जाता है, राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए हम क्या है, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो हमें समझना चाहिए। ठीक है, देखिए बहुत छोटे छोटे आपके टॉपिक हैं, लेकिन ये बहुत काम के हैं, आगे जाके इनकी बहुत आवश्यकता पड़ती है। कल के दिन आप भी क्या बनेंगे, टीचर बनेंगे, अच्छे टीचर बनेंगे, और वहां पर ये शब्द आपको आने चाहिए, स्वतंत्रता, अधिकार और शक्ति, सत्ता, न्याय, ये सारे शब्द जो हैं ये बड़े ही काम के हैं। ऐसी क्या है, जब हम स्टार्ट करते हैं राजनीति विज्ञान को पढ़ना शुरू करते हैं तो वहां पर क्या है, हमें राज्य शब्द भी पढ़ने को मिलता है। और प्रांत पहले चलता था, आप लोगों ने देखा होगा कि जो गोविंद बल्लभ पंत थे वो संयुक्त प्रांत के क्या थे, मुख्यमंत्री थे, ऐसा आपको सुना होगा। देखिए जो ये प्रांत है ना, प्रांत शब्द में क्या है, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि ये संप्रभुता शब्द ही है जो इसको अन्य संस्थाओं से क्या करती है, अलग करती है, उसी में एक नाम प्रांत भी है। देखिए प्रांत आप इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि इसमें जो आपके राज्य के आवश्यक तत्व हैं, 4 तत्व है ना, उसमें से 3 तत्व इसमें सब मिलते हैं आपको। आपको इसमें क्षेत्र मिल जाएगा, यानी कि जिसको आप क्या कहते हैं, भूभाग मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आपको जनसंख्या भी मिल जाएगी, जनसंख्या भी मिल जाएगी। इसके अलावा आपको क्या मिल जाएगी, इसके अलावा इसमें सरकार भी मिल जाएगी आपको। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है वो प्रभुसत्ता का निवास इसमें नहीं होता है। क्यों नहीं होता था, देखिए उस समय क्या था, हम अंग्रेजी सरकार के क्या थे, अधीन थे, तो अंग्रेजी सरकार ही क्या लेती थी, निर्णय लेती थी। इसलिए क्या है, अगर आपने कोई निर्णय ले भी लिया तो वो प्रांत के अंतर्गत उस पर फिर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता था, वो आपका अंग्रेजी शासन के द्वारा लिया जाता था, नियम कानून तो उन्हीं के चलते थे। तो इसलिए क्या है कि वर्तमान में जो आपका क्या है, राज्य है, उसके अंतर्गत आपको क्या है, ये चौथा इसमें जो तत्व है आपका, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रभुसत्ता या संप्रभुता बोलते हैं, ये शब्द क्या है, ये जो तत्व है यहां पर जोड़ा गया चौथा बोंदा के द्वारा। तो ये जब संप्रभुता आई तो इसके बाद राज्य जो है खुद निर्णय लेने वाला हो गया, इस पर किसी का भी किसी भी प्रकार का क्या नहीं था, प्रभाव नहीं था। ये आप ध्यान देंगे। तो निरंकुशता है कि वहां पर उसके ऊपर किसी भी प्रकार का क्या नहीं है, किसी का भी प्रभाव नहीं है, इसको बोलते हैं हम आपका क्या, निरंकुशता। यानी कि कोई भी बाह्य शक्ति जो है उस पर दबाव नहीं डाल सकती है कि वो क्या करे, अपने जो कानूनों का निर्माण कर रही है या जो भी निर्णय ले रही है उस पर क्या करे, किसी भी प्रकार का दबाव ना पड़े, वो निरंकुश है और अपने हिसाब से क्या ले सकती है, फैसले ले सकती है, उस पर किसी भी प्रकार का दबाव या अंकुश बाह्य जगत से नहीं है। अब बात आती है कि कभी कभार एक प्रश्न पूछा जाता है, पूछा क्या जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि ये निरंकुश प्रभुसत्ता का प्रतिपादन किसने किया था करके। ये पिछली बार जब पेपर हुआ था राजस्थान जीआईसी का या राजस्थान लेक्चरर का, तो वहां पे प्रश्न पूछा गया था कि निरंकुशता जो प्रभुसत्ता है, निरंकुश प्रभुसत्ता, इसका प्रतिपादक कौन है। तो इसका प्रतिपादक है आपके हॉब्स। याद रखना कि जो निरंकुश प्रभुसत्ता है, निरंकुश प्रभुसत्ता, इसके प्रतिपादक हैं आपके कौन, निरंकुश प्रभुसत्ता के प्रतिपादक हैं आपके हॉब्स। याद रखना, ठीक है। निरंकुश प्रभुसत्ता किसके द्वारा दी गई है, हॉब्स के द्वारा। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, आप लोग इसको याद करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका इसका लक्षण है वो है निरंकुशता। दूसरा है मौलिकता। मौलिकता, मौलिकता। देखिए जो आपकी संप्रभुता है वो कहीं से ली नहीं गई है, यानी कि कहीं से ड्राइव नहीं है, ये अपने आप में मौलिक है, ये खुद उत्पन्न हुई है। ठीक है, ये कहीं से ऐसा नहीं है कहीं से ली गई है, तो ये क्या है, एक मौलिक रचना है।
और मौलिक है। इसको आप याद रखेंगे कि ये मौलिक है, यानी कि प्रभुसत्ता क्या है आपकी मौलिक है। मौलिक जानते होंगे कि ये कहीं से उत्पन्न नहीं हुई है, ये अपने आप में क्या है, एक पूरी है, तो इसको बोलते हैं इसकी मौलिकता। पहला है निरंकुशता, दूसरी है मौलिकता, तीसरा है इसकी स्थायित्व। स्थायित्व देखिए, संप्रभुता कहीं खत्म नहीं होती है, कभी भी खत्म नहीं होती है। इंग्लैंड में एक प्रसिद्ध कथन है, राजा मर जाता है लेकिन राजमुकुट नहीं, क्योंकि राजमुकुट क्या है, शक्ति का प्रतीक है। राजा की मृत्यु हो सकती है, वहां पे लिखा गया है राजा की मृत्यु हो सकती है, हो सकती है, ठीक है, लेकिन किसकी नहीं हो सकती है, राजमुकुट की, लेकिन राजमुकुट की नहीं, लेकिन राजमुकुट की नहीं, राजमुकुट की नहीं, यानी कि राजा की मृत्यु हो सकती है। देखिए राजा तो क्या है, व्यक्ति विशेष है ना, इंसान आएगा और जाएगा, तो इसलिए क्या है, राजा की मृत्यु तो हो जाएगी, लेकिन जो राजमुकुट है, शक्ति का प्रतीक कौन है, राजमुकुट। देखिए ब्रिटेन में जो है ना, राजमुकुट को जो है सर्वोच्च शक्ति माना गया है वहां पे, कि इसी के अंदर क्या है, आपकी संप्रभुता निहित है। तो उसमें क्या है, राजमुकुट जो शब्द है, तो ये राजमुकुट क्या करता है, वो कहते हैं कि सारा कार्य किसको देखकर होता है, राजमुकुट को होता है। राजमुकुट के नाम से आपकी संधि होते हैं, समझौते होते हैं, और भी जितने भी कार्य हैं वहां पे, जो भी आपकी नियुक्तियां करनी है, जो भी आपका कानून का निर्माण करना है, वो किसके द्वारा किया जाता है, राजमुकुट का। तो इसमें क्या है, संप्रभुता में क्या पाया जाता है, आपका स्थायित्व पाया जाता है, ठीक है। अगला है जो आपकी संप्रभुता है, ये अनन्यता है इसमें, यानी कि किसी को दी नहीं जा सकती है। अनन्यता, अनन्यता का मतलब है कि दूसरा कोई वहां पे क्या नहीं है, प्रभुसत्ता नहीं हो सकती है। एक राज्य में एक ही प्रभुसत्ता हो सकती है, अन्य प्रभुसत्ता नहीं हो सकती है, अन्य प्रभुसत्ता नहीं हो सकती है, अन्य प्रभुसत्ता नहीं हो सकती है, ठीक है, अन्य प्रभुसत्ता नहीं हो सकती है, इसको बोलते हैं अनन्यता, ठीक। एक पांचवा और महत्वपूर्ण है अभी, जिसको हम बोलते हैं अविभाज्यता। अविभाज्य है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अविभाज्य यानी कि ये कहते हैं कि संप्रभुता को बांटा नहीं जा सकता है, ठीक, संप्रभुता को बांटा नहीं जा सकता है। कोई विद्वान है वो कहते हैं कि बांट लेते हैं, जैसे जो आपकी वर्तमान में कौन सी सरकारें चलती हैं, संघात्मक, जो वर्तमान में संघात्मक शासन चलता है, इस संघात्मक शासन में ये बोला जाता है कि जो आपकी संप्रभुता है, प्रभुसत्ता है, उसको राज्यों के साथ बांट दिया जाता है। एक्चुअली संप्रभुता को नहीं बांटा जाता है, और उसमें क्या है, शक्तियों का बंटवारा होता है। भारत में भी शक्तियों का बंटवारा है, ठीक है। आप लोग देखते होंगे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघात्मक व्यवस्था में यह माना जाता है कि ये इसको बांट दिया जाता है संप्रभुता को, लेकिन संप्रभुता को बांटा नहीं जाता है। देखिए जो राज्य केंद्र कानून बनाने का जो निर्माण है वो खुद करती है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ कानून जो है वो क्या कह दे कि इसमें राज्य भी क्या लेंगे, हिस्सा लेंगे, राज्य हिस्सा नहीं लेते हैं। वो क्या करता है, केंद्र खुद कानून बनाता है, केंद्र क्या है, खुद कानूनों का निर्माण करता है। तो इसलिए क्या है, जो संप्रभुता है, आपकी प्रभुसत्ता है, वो क्या है, आपका क्या करती है, कानूनों का निर्माण करती है। तो इसलिए क्या है, अविभाज्य है, अनन्यता है, अन्य कोई प्रभुसत्ता राज्य में नहीं रह सकती है। अगर एक प्रभुसत्ता राज्य के अंतर्गत है तो दूसरी प्रभुसत्ता या दूसरी संप्रभुता क्या है, राज्य में नहीं रह सकती है। ये क्या है, इसके लक्षण हैं संप्रभुता के। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधि का शासन, बहुत बार पूछा गया है, विधि का शासन किसके द्वारा दिया गया है। तो विधि के शासन के जो प्रणेता है वो है डाइसी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, कहीं कहीं पर पूछ लिया जाता है विधि का शासन किसके द्वारा दिया गया है। तो विधि का शासन जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, डाइसी के द्वारा दिया गया है।
विधि का शासन, विधि का शासन, विधि का शासन, ये दिया गया है आपका डायसी के द्वारा। एक और प्रश्न है कि लोक प्रभुसत्ता का, लोक प्रभुसत्ता ये दी गई है रूसों के द्वारा, ठीक है। और निरंकुश प्रभुसत्ता, अभी बात की थी हमने, निरंकुश प्रभुसत्ता या संप्रभुता, निरंकुश प्रभुसत्ता, वो कहते हैं कि ये किसने दी, ये आपकी हॉब्स ने, ये हॉब्स ने दी। तो 3 प्रश्न इसमें से बनते हैं, विधि का शासन डायसी का, लोक प्रभुसत्ता का कॉन्सेप्ट जो है रूसो का है, और निरंकुश प्रभुसत्ता का हॉब्स का है। एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, कई बार पूछा जा सकता है कि जो आपका बहुलवाद का सिद्धांत है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं उससे, लेकिन कभी कभार क्या है पूछ लिया जाता है, बहुलवाद। बहुलवाद, देखिए बहुलवाद क्या है, बहुलवाद मैंने जितने भी लक्षण बताइए आपको, कौन से लक्षण, संप्रभुता के, ठीक, वो क्या कहते हैं, बहुलवाद जो है ये कहता है जस्ट इसका उल्टा चलता है। वो कहता है, जैसे मैं कहता हूं कि वो निरंकुश है, ये कहते हैं निरंकुश नहीं है। हम कहते हैं अविभाज्य है, तो वो कहते हैं नहीं भाज्य है, ठीक है। तो जॉन ऑस्टिन जो है, ऑस्टिन क्या है, इसके प्रणेता हैं जॉन ऑस्टिन, इनको बहुलवाद इन्हीं के द्वारा प्रतिपादित है, और भी लोग इसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो लेकिन बहुलवाद मुख्यतः ऑस्टिन का नाम लेते हैं। तो ये क्या कहते हैं, जैसे हमने कहा कि वो निरंकुश है, तो बहुलवाद कहता है नहीं निरंकुश नहीं है, उस पर भी अंकुश रहता है, संप्रभुता पर भी किसका अंकुश रहता है, जनता का, ठीक है, जनता का अंकुश रहता है। और इसके अलावा आपसे ये पूछा जाता है कि अविभाज्य नहीं है, तो वो कहते हैं नहीं 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 भाज्य है, अविभाज्य है। वो क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं कि राज्यों में बांटा गया है। आप क्या करते हैं, राज्यों में बांटा गया है। हम कहते हैं अदेय है, वो कहते हैं नहीं नहीं देय है, ठीक है, दिया जा सकता है। हम कहते हैं कि एक ही केंद्र होगा सत्ता का, वो कहते हैं नहीं, एक सत्ता का केंद्र, और सत्ता के एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं, केंद्र हो सकते हैं। वो वर्तमान क्या देते हैं, आपका उदाहरण देते हैं, जैसे आपका वो कहते हैं कि कुछ केंद्र के पास रह गया, कुछ क्या रह गया, राज्य के पास रह गया। तो बहुलवाद ये है, ठीक है। कभी कभार पूछा जाता है कि बहुलवादी विचारधारा क्या है, तो बहुलवादी विचारधारा ये है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक। एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया है यहाँ, भारत में जो है प्रभुसत्ता किसमें निवास करती है करके, तो वो करती है भारतीय जनता में। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, और ये आपका संप्रभुता का टॉपिक है, आपको याद हुआ होगा, आपने देखा होगा इसको। और इसमें से प्रश्न पूछा जाता है कभी कभार, एक पहले मैंने जैसे बताया कि पहला ही जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था, उसमें पहला ही प्रश्न पूछ दिया गया था कि किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो आप लोग इसको देखेंगे। धन्यवाद।